हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। हम जैसा कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। पिछले अध्याय में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल का विस्तार कहाँ से हुआ। तो हम आर्य जो थे, ये ऋग्वैदिक काल किससे रिलेटेड है? आर्यों से रिलेटेड है। तो आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे बाहर से, ऐसा माना जाता है। आर्यों ने भारत पे एक से अधिक बार आक्रमण किया। इनकी कई शाखाएं भारत आई, यानी कहीं ये ईरान से आए, एक दूसरे देशों से भारत में आए। तो इसी तरह कई इतिहासविद हैं, जिसमें है मैक्स मुलर। ये आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ मानते हैं? मध्य एशिया में मानते हैं। इनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसी तरह दयानंद सरस्वती जी है, ये आर्यों की आगमन की जगह तिब्बत मानते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। इसी तरह कसी अभिलेख पे इन्हें ईरानी आर्य कहा गया है कि आर्य ईरान से आए थे। तो यह पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आर्य भारत पे कहाँ से आए थे, किंतु आर्य कई बार इन्होंने भारत पे आक्रमण किया और अलग अलग शाखाओं से इन्होंने भारत में आके निवास किया। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का जो ऋग्वैदिक काल हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माना जाता है और इनका पूर्ण क्षेत्र विस्तार सतलज से यमुना नदी तक होता है, जो टोटल इसे ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों का अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आज के समय में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जनपद होते हैं, उसी तरह ऋग्वैदिक काल में कबीले हुआ करते थे। तो ये कबीले के कुछ नाम हैं, जैसे भरत, इसके ब्रह्मवर्त कहते थे, जो सतलज से यमुना नदी, मत्स्य को भरतपुर, अनुस और ध्रुव जो पंजाब थे, पुरु एक कबीला था जो सरस्वती नदी के किनारे था। तो यहाँ पर आप सरस्वती नदी देख रहे हैं जो अब भूमि के अंदर चली गई है, उस समय विद्यमान थी। आगे हम एक बात बताते हैं, आर्यों से रिलेटेड कबीलों का एक संघर्ष हुआ था, जिसमें एक 10 राज्य का युद्ध काफ़ी फेमस है। इस युद्ध ये युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरत जन था, उसे विश्वामित्र का सहयोग प्राप्त था। विश्वामित्र एक ऋषि थे, उनका सहयोग प्राप्त था, जिसके सहयोग के बल पर वह व्यास शतुद्र को जीतना चाहता था, किंतु शीघ्र ही उसने वशिष्ठ भी एक ऋषि थे, उस समय ऋषियों का काल था, उन्होंने वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया भरत ने। तो भरत जन से विरोधियों का, तब विश्वामित्र मतलब उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने जो भरत जन के विरोधी थे उनका समर्थन किया। इस प्रकार एक 5 आर्य 5 अनार्यों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे 10 राज्य का संघर्ष कहते हैं। तो यह संघर्ष हुआ और इसमें कौन जीता? इसमें आर्य विजयी हुए। आर्य क्यों विजयी हुए? क्योंकि आर्यों को लोहे का ज्ञान था, आर्यों के पास घोड़े थे, आर्य भुजा बाहु से भी काफ़ी बड़े और स्ट्रांग होते थे, इस कारण इनका विजय हो गया। आगे हम यहाँ की प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में एक संपूर्ण शासन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा को जनस्य कोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनस्य कोपा कहा जाता था। कबीले के लोग स्वेच्छा से अपने राजा को कर देते थे, कोई दबाव नहीं था कि आपको कर देना है, लेकिन वो कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। कर को क्या कहा जाता था? बलि। कुटुंब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। कुटुंब से कुल बनता था, कई कुटुंब से लेके कुल बन जाता था, और कई कुलों से ग्राम, कई ग्रामों से विष बनता था, और कई विष से जन, और कई जन से कबीला। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ेंगे कि कबीला ही जनपद का रूप ले लेता था। कुछ गैर राजतंत्रात्मक भी राज्य थे, जिन्हें गढ़ भी कहा जाता है। कुछ कबीले संस्था भी थी, जिसमें ये कबीली संस्थाएं थी सभा और समिति। सभा के जो सदस्य होते थे वो न्यायिक व्यवस्था का कार्य करते थे, यानी न्याय में भाग लेते थे, राजा की हेल्प करते थे, ये एक श्रेष्ठ जन हुआ करते थे। और समिति संभवतः राजा का निर्वाचन करती थी। समिति का अध्यक्ष कहा जाता है कि राजा ही होता था। राजकीय विषयों की चर्चा भी उसके साथ की जाती थी। न्याय वितरण की व्यवस्था में पुरोहित हेल्प करते थे राजा की न्याय वितरण की व्यवस्था में। और हत्या अगर किसी ने किसी की कर दी है तो दंड के स्वरूप में द्रव्य के स्वरूप में गाय या धन दिया जाता था, कासे पासे जो भी थे।
और किसी बड़े आदमी की अगर हत्या कर दी जाती थी तो कम से कम 100 गाय उसे मतलब दंड के स्वरूप उसे देनी पड़ती थी। इस तरह न्याय वितरण था। आगे हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आर्य सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, किंतु आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण। पशुचारण पर इनकी जीविका आधारित थी। पशुओं में ये गाय को सबसे अधिक महत्व देते थे। समय की माप के लिए गोधली शब्द का प्रयोग करते थे, गोधली बुलाते थे। पुत्री को ये दुहिता कहते थे और गौ मांस खाने की वजह से अतिथि जो आते थे इनके घर पे उसको ये गोहन कहते थे। अब ये क्यों बताया जा रहा है? एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि गोधली ऋग्वैदिक काल में किसे कहते थे, तो आपको बताना वो गोधली का प्रयोग समय के लिए किया जाता था। दुहिता लिख देंगे, पूछेंगे ये किसके लिए था, तो पुत्री था और वो ऑप्शन में दे देते हैं। गौ मांस खाने की जो इनके अतिथि थे गौ मांस खाते थे, उसे ये गोहन कह देते थे। इसी तरह अनाज के लिए ये धान्य शब्द का प्रयोग किया करते थे और जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया करते थे। शिल्पकारी में ये सोना, तांबा, कांसा, लोहा सभी का इन्हें ज्ञान था। शिल्पकारी में सोना, तांबा, लोहा सभी का ज्ञान था। और ऋग्वेद जो है उसमें कपास शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये कपड़ों के लिए कपास का प्रयोग करते थे। उद्योग धंधों के लिए लकड़ी की कटाई किया करते थे। धातु उद्योग बनाए थे, चमड़ा, बुनाई, कुंभकारी, साथ ही बढ़ई का भी काम हुआ करता था। यह ग्रामीण सभ्यता थी लेकिन ये सब काम होते थे। दास प्रथा आर्यों की एक ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी, जिसमें लड़कियों या स्त्रियों को या पुरुषों दोनों को दास बनाया जाता था और दासों को जैसे युद्ध हो गई, लड़ाई हो गई या एक जनपद वाला, एक कबीले वाला दूसरे कबीले के राजा को अपने दास दान में देता था, तो दास जो दान में दिए जाते थे, दास की अपेक्षा दासियों का दान अधिक दिया जाता था। समाज संस्कृति स्थितियों की स्थिति कैसी थी इस काल में जान लेते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था का आधार पूर्णतः रक्त संबंध पर आधारित था। समाज जो था पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया कुलपति कहा जाता था। स्त्री का बाल विवाह नहीं होता था। स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल आते आते खराब हो गई थी। बाल विवाह नहीं था। 16-17 साल की एज में स्त्री की शादी की जाती थी। अंतर जाति विवाह भी होता था और विधवा विवाह भी होता था। इस तरह से स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अविवाहित महिलाएं जो शादी नहीं करती थी आजीवन, उन्हें अमाजू कहा जाता था। इसी तरह स्त्री जो थी उसे अपने पति को स्वयं चुनने का भी अधिकार ऋग्वैदिक काल में दिया गया था। वैसे पिता भी स्त्री के लिए पति चुनता था अपनी पुत्री के लिए, लेकिन अगर ये कोई स्त्री चाहे तो अपने लिए स्वयं भी पति चुन सकती थी, उसे यह अधिकार दिया गया था। भोजन में मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था, किंतु गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी गाय का मांस खाना पूरी तरह से वर्जित था। वस्त्र में ये नीचे के वस्त्र को निवी कहते थे, जो नीचे बांधते थे कमर से नीचे, और कमर से ऊपर के वस्त्र को ये वासस कहते थे। आर्य और आर्य का संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ है इस काल में। आर्य सब जाति का ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक समूह का एक उदाहरण है। संघर्ष दो प्रकार का होता था। आर्यों के विभिन्न कबीले में संघर्ष दस्यु और दासों से संघर्ष होता था, यानी कि जो गैरिक मृदभांड और एक चित्रकाली वाले मृदभांड बनाते थे, उन दोनों के बीच काफ़ी संघर्ष होता था। इस लेसन में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।